स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी दिल छू लेने वाली इमोशनल और प्रेरणादायक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पिता ने आपको चलना सिखाया वही एक दिन चलने के लिए सहारा ढूंढता रह जाएगा? जिसने अपनी पूरी जिंदगी आपकी खुशियों पर कुर्बान कर दी वही अचानक बोझ बन जाएगा। यह कहानी है एक ऐसे पिता की जिसे उसका ही बेटा शहर के चौराहे पर छोड़कर चला गया और उस पिता ने फिर भी अपने बेटे को कभी दोष नहीं दिया। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि आज के समाज का आईना है। बेटे ने कहा, बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। रमेश, जो अपने 65 साल के बूढ़े पिता प्रमोद जी को शहर के एक चौराहे पर खड़ा करके कह रहा था। प्रमोद जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस अपने बेटे की तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रहे हो कि क्या सच में वह दिन भी आ गया जिसका उन्हें पहले से आभास था। रमेश ने अपने पिता के हाथ में 1000 रुपए दिए और बिना पीछे मुड़े अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। प्रमोद जी वहीं खड़े रह गए, अकेले बेसहारा होके। यह कहानी है उसी प्रमोद जी की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे रमेश के लिए कुर्बान कर दी, जो एक छोटे से गांव से शहर आए थे सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा पा सके। जिन्होंने दिन रात मेहनत की, एक छोटी सी चाय की दुकान चलाई ताकि रमेश को किसी चीज की कमी ना हो। प्रमोद जी की पत्नी सुनीता देवी का देहांत रमेश की शादी से 5 साल पहले ही हो गया था। उसके बाद से प्रमोद जी ने माँ और बाप दोनों की भूमिका निभाई थी। रमेश की शादी हुई थी प्रीति से। शुरुआत में सब ठीक ठाक था। प्रमोद जी अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका हालात बदलने लगा। प्रीति को प्रमोद जी का घर में रहना पसंद नहीं था। वह रमेश से रोज शिकायतें करती कि बाबूजी इस काम में दखल देते हैं, उस काम में टोकते हैं। रमेश शुरू में अपने पिता का पक्ष लेता था, लेकिन प्रीति का रोज रोज का रोना धोना उसे परेशान करने लगा। फिर रमेश और प्रीति के 3 बच्चे हुए, 5 साल का अरुण और 3 साल की अनीता और 1 साल का मोहन। प्रमोद जी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। वह उनके लिए खिलौने लाते, उन्हें कहानियां सुनाते, उनके साथ खेलते, लेकिन प्रीति को यह भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि प्रमोद जी बच्चों को बिगाड़ रहे हैं और धीरे धीरे रमेश के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। वह अपने पिता से कटा कटा रहने लगा। प्रमोद जी ने कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन रमेश ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन रमेश के बिजनेस में बहुत घाटा होने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था और इसी बीच प्रीति ने अपने पति रमेश के कान भरने शुरू कर दिए। देखो, तुम्हारे बाबूजी बस घर में बैठे खाते हैं, कुछ करते नहीं। अगर उन्हें किसी वृद्धा आश्रम में भेज दो तो घर का खर्च कम हो जाएगा। रमेश ने पहले तो मना किया, लेकिन प्रीति ने उसे इतना परेशान किया कि आखिरकार उसने हाँ कर दी। लेकिन जब रमेश ने वृद्धाश्रम के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि वहाँ हर महीने अच्छी खासी रकम भी देनी पड़ती है। रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। तब प्रीति ने एक और सुझाव दिया, तो फिर उन्हें कहीं और जगह छोड़ाओ। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसी तरह आज का यह दिन आया जब रमेश ने अपने बूढ़े पिता को सड़क पर छोड़ दिया। प्रमोद जी के लिए यह सिर्फ एक घर से बेघर होने की बात नहीं थी, यह उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत, उनके सपनों, उनके विश्वास का टूटना था। उन्होंने अपना सब कुछ अपने बेटे को दे दिया था, अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपनी खुशियाँ, सब कुछ, और बदले में उन्हें ये सब मिला। सड़क का एक कोना जहाँ वह अकेले खड़े थे बिना किसी सहारे के। प्रमोद जी के हाथ में सिर्फ 1000 रुपए थे। उनके पास कोई और सामान नहीं था, कोई कपड़े नहीं थे, कोई दवाइयाँ नहीं थी। उन्हें शुगर की बीमारी थी और घुटने में बहुत दर्द रहता था। उन्हें रोज दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वह कहाँ से लाएंगे दवाइयाँ, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, यह सब सवाल उसके मन में घूम रहे थे। लेकिन इन सब सवालों से ज्यादा उन्हें दुख इस बात का था कि उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला, उसने इस हाल में छोड़ दिया। क्या इतनी भी हमदर्दी नहीं थी उसके दिल में? क्या इतने साल की परवरिश का कोई मोल जोल नहीं था? प्रमोद जी को अपने पोते पोतियों को भी बहुत चिंता रहती थी। अरुण और अनीता उनसे बहुत प्यार करते थे। जब रमेश उन्हें लेकर जा रहा था तो उनके तीनों बच्चे रो रहे थे। दादाजी कहाँ जा रहे हैं,
हम भी जाएंगे, ऐसा कहकर वो चिल्ला रहे थे। लेकिन प्रीति ने उन्हें जबरदस्ती अंदर कमरे में बंद कर दिया था। प्रमोद जी की आंखों में आंसू आ गए यह सब याद करके, लेकिन उन्होंने अपने आंसू पोंछे और सोचा कि अब रोने से कुछ नहीं होगा। उन्हें अपने लिए कुछ करना होगा, उन्हें जीना होगा, चाहे जैसे भी हो। पहले दिन प्रमोद जी ने एक मंदिर के बाहर बैठकर गुजारा। रात में बहुत ठंड थी, उनके पास कोई कंबल भी नहीं था। वह ठंड से कांपते रहे पूरी रात। सुबह होते ही उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ काम ढूंढना होगा, लेकिन इस उम्र में कौन काम देगा उन्हें। उन्होंने कई जगह पूछा, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं दिया। 3 दिन बाद उनके पास पैसे खत्म हो गए। उन्होंने उन पैसों से खाना और दवाइयाँ खरीद ली थी। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। भूख से बेहाल होकर उन्होंने एक छोटे से होटल पर जाकर मांगा कि क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है। होटल के मालिक ने उन्हें 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी दे दी। प्रमोद जी ने शुक्रिया अदा किया और खाना खाया। इसी तरह कुछ दिन गुजरे। प्रमोद जी यहाँ वहाँ से खाना मांगकर अपना पेट भरते और रात को किसी मंदिर या बस स्टैंड पर सो जाते। उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, ठीक से खाना तक नहीं मिल रहा था और ना ही कोई आराम। एक दिन प्रमोद जी एक पार्क में बैठे थे। वहाँ कुछ बुजुर्ग लोग आकर बैठते थे और आपस में बातें करते थे। प्रमोद जी भी उनके पास जाकर बैठे गए। उन लोगों ने प्रमोद जी से पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए। प्रमोद जी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सब लोग उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, भाई साहब, आजकल के बच्चे ऐसे ही हो गए हैं, हमारी कोई कद्र ही नहीं करते, हम उनके लिए बोझ बन गए हैं। एक और बुजुर्ग ने कहा, लेकिन हम क्या करें, हमने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया और आज वह हमें ही भूल गए। प्रमोद जी ने कहा, मुझे अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं है, शायद उसकी मजबूरी रही होगी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे पोते पोती सब खुश रहे, उनकी परवरिश अच्छे से हो। उन बुजुर्गों ने प्रमोद जी की इस सोच को सुनकर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप सच में एक महान पिता है। उसी पार्क में एक एनजीओ वाले आए थे जो बुजुर्गों की मदद करते थे। उन्होंने प्रमोद जी से बात की और उन्हें एक आश्रम में रहने के लिए कहा, लेकिन प्रमोद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, वह अपने दम पर जीना चाहते हैं। एनजीओ वाले ने कहा, लेकिन आप इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे, आपको बहुत मदद की जरूरत है। प्रमोद जी ने कहा, भगवान मेरे साथ है, वह मेरी मदद करेंगे। आप बस इतना कर दीजिए कि अगर आपका कोई छोटा मोटा काम मिले तो मुझे बता दीजिएगा। एनजीओ वाले ने प्रमोद जी को अपना नंबर दिया और कहा कि अगर कभी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। प्रमोद जी ने शुक्रिया अदा किया। उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। कुछ दिन और गुजरे। प्रमोद जी की हालत और खराब होती जा रही थी। उनके कपड़े मैले हो गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज सुबह उठते और किसी सार्वजनिक जगह पर जाकर मुंह हाथ धोते और किसी फिर काम की तलाश में निकल पड़ते। एक दिन उन्हें एक छोटे से चाय के ठेले पर काम मिल गया। ठेले वाले ने उन्हें बर्तन धोने और चाय बनाने का काम दिया। बदले में उन्हें दिन भर का खाना और 100 रुपए मिलते थे। प्रमोद जी ने खुशी खुशी यह काम स्वीकार कर लिया। कम से कम अब उन्हें खाने की चिंता नहीं थी। प्रमोद जी बहुत मेहनत से काम करते थे। ठेले वाला भी उनसे खुश था, लेकिन यह काम उनकी उम्र के हिसाब से बहुत मुश्किल था। पूरे दिन खड़े रहना, भारी बर्तन उठाना, गर्म पानी में हाथ डालना, यह सब उनके शरीर पर असर डाल रहा था। उनके घुटनों का दर्द और बढ़ गया और शुगर भी कंट्रोल भी नहीं था। कई महीने इसी तरह गुजर गया। प्रमोद जी ने जो पैसे बचाए थे उनसे वह अपनी दवाइयाँ खरीदते थे, लेकिन वह पैसे बहुत कम थे। दवाइयाँ महंगी थी और 100 रुपए रोज से कुछ खास नहीं हो पा रहा था। इसी बीच प्रमोद जी को अपने पोते पोतियों की बहुत याद आती थी। वह सोचते थे कि पता नहीं अरुण और अनीता कैसे होंगे, क्या वह स्कूल जा रहे होंगे, क्या वह खुश होंगे, क्या वह अपने दादाजी को याद करते होंगे। यह सब सोचकर उनकी आंखें नम हो जाती थी। एक दिन प्रमोद जी चाय का ठेला लगाकर बैठे थे कि अचानक उन्हें एक परिचित आवाज सुनाई दी। वह आवाज थी अरुण की। प्रमोद जी ने चौंक कर देखा तो सामने की सड़क पर एक कार खड़ी थी और उसमें से अरुण और अनीता उतर रहे थे। उनके साथ प्रीति भी थी। वह किसी दुकान पर कुछ सामान खरीदने आई थी। प्रमोद जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपने पोते पोतियों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि चलकर उनसे मिलते हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी हालत देखी। मैले कुचैले कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, गंदे हाथ। वह नहीं चाहते थे कि उनके पोते पोती उन्हें इस हालत में देखे। उन्हें शर्म आई।
उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया और ठेले के पीछे बैठ गए। अरुण और अनीता दुकान में घुस गए। प्रीति भी उनके साथ थी। थोड़ी देर बाद वह बाहर आए। अरुण ने कहा, मम्मा मुझे प्यास लगी है। प्रीति ने कहा, चलो वहाँ एक चाय का ठेला है, वहाँ से पानी मांग लेते हैं। प्रमोद जी का दिल बैठ गया। वह लोग उनके ठेले की तरफ आ रहे थे। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा और नीचे झुका लिया। प्रीति ने ठेले वाले से कहा, भैया एक गिलास पानी देना। ठेले वाले ने प्रमोद जी से कहा, काका एक गिलास पानी दे दो। प्रमोद जी ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया और अरुण की तरफ बढ़ाया। उन्होंने अपना चेहरा नीचे ही रखा। अरुण ने पानी पिया और गिलास वापस रख दिया। तभी अनीता की नज़र प्रमोद जी पर पड़ा और बोली, मम्मा यह अंकल दादाजी जैसे लग रहे हैं। प्रमोद जी का दिल धक से रह गया। प्रीति ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो, हर किसी को दादाजी बोलती रहते हो, चलो जल्दी। प्रीति ने अरुण और अनीता का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर चली गई। प्रमोद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने पोते पोतियों की इतने पास से देखकर वे उनसे बात नहीं कर पाए, उन्हें गले नहीं लगा पाए। कितना दर्द था इस बात में, लेकिन उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर से काम में लग गए। फिर कुछ हफ्ते और गुजरे। प्रमोद जी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। एक दिन वह काम करते करते अचानक गिर पड़े। उन्हें चक्कर आ गया था। ठेले वाले ने उन्हें संभाला और पानी पिलाया, लेकिन प्रमोद जी की हालत ठीक नहीं हो रही थी। ठेले वाले ने उन्हें पास के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की और बताया कि प्रमोद जी की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में रहना पड़ेगा, लेकिन इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। प्रमोद जी के पास कोई पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा, आपके परिवार वाले कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए। प्रमोद जी ने कहा, डॉक्टर साहब मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। डॉक्टर को प्रमोद जी पर तरस आ गया। उसने कहा, ठीक है, हम आपका इलाज कर देंगे, लेकिन दवाइयों के लिए आपको खुद इंतजाम करना पड़ेगा। प्रमोद जी ने सिर हिलाया। उन्हें नहीं पता था कि वह दवाइयाँ के पैसे कहाँ से लाएंगे। अस्पताल में 4 दिन गुजर गए। प्रमोद जी की हालत थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन अभी भी उन्हें कमजोरी बहुत थी। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयों की लिस्ट दी और कहा कि यह दवाइयाँ लेनी बहुत जरूरी है। उन दवाइयों की कीमत करीब 3000 रुपए थी। प्रमोद जी परेशान हो गए। उनके पास तो 100 रुपए भी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि क्या करें। तभी उन्हें एनजीओ वाले का नंबर याद आया, लेकिन उनके पास फोन नहीं था। उन्होंने अस्पताल के एक कर्मचारी से फोन मांगा और एनजीओ वाले को फोन किया। एनजीओ वाले ने प्रमोद जी की हालत सुनी और कहा कि वह कुछ मदद की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल उनके पास फंड की कमी है और वह पूरे पैसे नहीं दे पाएंगे। प्रमोद जी ने निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा। तभी उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि वो अस्पताल के बाहर बैठकर लोगों से मदद मांगेंगे, भीख मांगेंगे। उन्हें यह करते हुए बहुत शर्म आई, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन प्रमोद जी अस्पताल से छुट्टी लेकर बाहर आ गए। उन्होंने अस्पताल के गेट के पास एक जगह बैठकर अपना हाथ फैला लिया। लोग आते जाते थे, कुछ लोग उन्हें पैसे देते थे, कुछ लोग अनदेखा करके निकल जाते थे। प्रमोद जी को यह करते हुए बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें यह दिन देखना पड़ेगा, लेकिन जिंदगी ने उन्हें यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया था। 3 दिन में उन्होंने करीब 1000 इकट्ठा किए। अभी भी 2000 की कमी थी। वह रोज अस्पताल के बाहर बैठते और लोगों से मदद मांगते। एक दिन शाम के वक्त प्रमोद जी अस्पताल के बाहर बैठे थे, तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से एक आदमी उतरा। वह आदमी कोई और नहीं, रमेश उनका बेटा था। प्रमोद जी का बेटा रमेश अपनी बेटी अनीता को लेकर अस्पताल आया था। अनीता को तेज बुखार था और उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना था। रमेश परेशान और घबराया हुआ था। वह जल्दी जल्दी अस्पताल के अंदर जाने लगा। प्रमोद जी ने रमेश बेटे को देखा। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, लेकिन रमेश की नज़र उन पर पड़ ही नहीं गई। रमेश ने प्रमोद जी को देखा और पहचान नहीं पाया। वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अनीता ने कहा, पापा यह वही अंकल है जो चाय के ठेले पर थे और दादाजी जैसे लगते हैं। रमेश ने रुककर फिर से प्रमोद जी की तरफ देखा। इस बार उसने गौर से देखा और अचानक उसे झटका लगा। यह तो उसके बाबूजी थे, लेकिन इस हालात में भीख मांगते हुए। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गए। वह हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बाबूजी को इस हालात में देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रमेश धीरे धीरे प्रमोद जी की तरफ बढ़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी। प्रमोद जी ने अपना चेहरा छुपा लिया।
उन्होंने कहा, मैं आपका बाबूजी नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। रमेश ने प्रमोद जी के पैर छू लिए और रोते हुए कहा, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रमोद जी ने रमेश को देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं था। उन्होंने कहा, बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने जो किया शायद तुम्हारी मजबूरी थी। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। रमेश और जोर से रोने लगा। उसने कहा, बाबूजी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वापस घर ले जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन प्रमोद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं अब अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूँ। तुम अपने परिवार का ख्याल रखो। बस इतना कर दो कि अनीता को डॉक्टर को दिखा दो, वह बीमार लग रही है। रमेश ने कहा, बाबूजी आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्रमोद जी ने कहा, बेटा अब बहुत देर हो चुकी है, तुम जाओ, अनीता का इलाज करवाओ। रमेश रोता हुआ अनीता को लेकर अस्पताल के अंदर चला गया, लेकिन उसका मन बहुत भारी था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अनीता का इलाज हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे वायरल बुखार है और कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। रमेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह बार बार अस्पताल के बाहर जाकर देखता था कि उसके बाबूजी वहाँ है या नहीं। प्रमोद जी अभी भी वहीं बैठे थे। रमेश उनके पास गया और बोला, बाबूजी आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? प्रमोद जी ने कहा, बेटा मुझे अपनी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। रमेश को और भी बुरा लगा। उसने कहा, बाबूजी आप मुझसे क्यों नहीं मांगते, मैं आपको पैसे दे दूंगा। प्रमोद जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना है। रमेश ने जबरदस्ती बाबूजी के हाथ में 5,000 रुपए रख दिए और बोला, बाबूजी प्लीज उन्हें रख लीजिए, और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बताइएगा। प्रमोद जी ने उन पैसों को देखा। उन्हें सच में उन पैसों की जरूरत थी, लेकिन उनका मन नहीं कर रहा था कि वह पैसे रमेश से कुछ ले। फिर भी उन्होंने सोचा कि यह पैसे उनकी दवाइयों के लिए जरूरी है। उन्होंने पैसे रख लिए और कहा, शुक्रिया दा बेटा। रमेश वहाँ से चला गया, लेकिन उसका मन बहुत दुखी था। वह घर पहुंचा तो प्रीति ने पूछा, अनीता कैसी है? रमेश ने कहा, वह ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रीति ने पूछा, क्या बात है? रमेश ने कहा, मैंने आज बाबूजी को देखा, वह अस्पताल के बाहर भीख मांग रहे थे। प्रीति चौंक गई। उसने कहा, क्या यह तुम क्या कह रहे हो? रमेश ने पूरी बात बताई। प्रीति को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। उसने कहा, तो तुमने उन्हें पैसे दिए या ना? अब ठीक है। रमेश को प्रीति का यह रवैया अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, प्रीति तुम्हें शर्म नहीं आती? हमने बाबूजी के साथ कितना बुरा किया और तुम अभी भी इतनी बेरुखी से बात कर रही हो। प्रीति ने कहा, देखो रमेश, मैं जानती हूँ कि हमने गलत किया, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, हम क्या कर सकते हैं? रमेश ने कहा, हम बाबूजी को वापस घर ला सकते हैं, हम उनकी सेवा कर सकते हैं। प्रीति ने कहा, नहीं रमेश, मैं उन्हें वापस नहीं लाना चाहती। तुम्हें पता है ना कि उनकी वजह से घर में कितनी परेशानी होती थी। रमेश को गुस्सा आ गया। उसने कहा, प्रीति तुम बहुत गलत सोच रही हो। बाबूजी ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता। प्रीति ने कहा, तो तुम करो, लेकिन मैं उनकी कोई सेवा नहीं करूंगी। रमेश को समझ आ गया कि प्रीति नहीं बदलेगी। उसने फैसला किया कि वो अपने बाबूजी की मदद जरूर करेगा, चाहे प्रीति को अच्छा लगे या ना लगे। अगले कुछ दिनों में रमेश रोज अस्पताल जाता और अपने बाबूजी से मिलता। वह उन्हें खाना ला कर देता, उनकी दवाइयाँ ला कर देता और उनसे बातें करता। प्रमोद जी को अपने बेटे का यह बदलाव देखकर अच्छा लग रहा था, लेकिन वह अभी भी रमेश के साथ घर जाने को तैयार नहीं था। एक दिन रमेश ने प्रमोद जी से पूछा, बाबूजी आप मेरे साथ घर क्यों नहीं चलते? मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। प्रमोद जी ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी मुझे पसंद नहीं करती और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में कलह हो। रमेश ने कहा, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रीति को समझा लूंगा। प्रमोद जी ने कहा कि नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम बस मुझसे मिलने आते रहो, बस इतना ही काफी है। रमेश को बुरा लगा, लेकिन उसने बाबूजी की बात मान ली। कुछ हफ्ते और गुजरे। रमेश का बिजनेस और भी खराब हो गया। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा था। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। अरुण और अनीता की स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रहा था। एक दिन स्कूल से नोटिस आया कि अगर 7 दिन में फीस नहीं भरी गई
तो बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। रमेश बहुत परेशान हो गया। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने प्रीति से कहा, लेकिन प्रीति के पास भी कोई हल नहीं था। रमेश ने अपने दोस्तों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिए। वह बहुत निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी रात अरुण बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आ गया और उल्टियां होने लगी। रमेश और प्रीति घबरा गए। उन्होंने अरुण को तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वह उसी सरकारी अस्पताल में गए जहां प्रमोद जी अक्सर बैठते थे। डॉक्टर ने अरुण को देखा और कहा कि उसे फुट पोजीशन है और उसे तुरंत भर्ती करना होगा। इलाज के लिए करीब 5,000 चाहिए थे। रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने डॉक्टर से गुजारिश की कि वह किस्तों में पैसे दे देगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि पहले कम से कम 2,000 जमा करने होंगे, तभी इलाज शुरू होगा। रमेश बहुत परेशान हो गया। वह अस्पताल के बाहर आया और रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पैसे कहाँ से लाए। तभी उसकी नज़र बाबूजी पर पड़ी, जो अस्पताल के गेट के पास बैठे थे। रमेश उनके पास गया और रोते हुए बोला, बाबूजी, अरुण बहुत बीमार है, उसे तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? प्रमोद जी ने रमेश को देखा। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने पूछा, अरुण को क्या हुआ? रमेश ने पूरी बात बताई। बाबूजी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। रमेश ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप कहाँ से पैसे लाएंगे? बाबूजी ने कहा, तुम बस अंदर जाओ और अरुण के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। रमेश अंदर चला गया। प्रमोद जी ने अपनी जेब से वह पैसे निकाले जो उन्होंने पिछले कुछ हफ्ते में भीख मांगकर इकट्ठे किए थे। उनके पास करीब 10,000 थे, लेकिन यह काफी नहीं थे। उन्हें 4,000 और चाहिए थे। प्रमोद जी ने सोचा कि वह क्या करें। तभी उन्हें एनजीओ वालों का ख्याल आया। उन्होंने उन्हें फोन किया और पूरी बात बताई। एनजीओ वालों ने कहा कि वह 2 घंटे में 5,000 रुपये लेकर पहुंच जाएंगे। 2 घंटे बाद एनजीओ वाले आए और उन्होंने प्रमोद जी को 5,000 रुपये दिए। प्रमोद जी ने उन्हें शुक्रिया अदा किया और 15,000 रुपये लेकर अस्पताल के अंदर गए। रमेश अपने बेटे के पास बैठा रो रहा था। प्रमोद जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह लो 10,000 और जाओ जमा कर दो। रमेश बेटे ने चौंक कर देखा। उसने कहा, बाबूजी, यह पैसे आपके पास कहाँ से आए? प्रमोद जी ने कहा, यह मत पूछो, बस जाओ और जमा कर दो और उनका इलाज शुरू होना चाहिए। रमेश ने पैसे लिए और जाकर जमा कर दिए और उनका इलाज शुरू हो गया। धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर होने लगी। रमेश वापस आया और बाबूजी के पैर पकड़कर रोने लगा। उसने कहा, बाबूजी, आपने मेरे साथ इतना बुरा होने के बाद भी मेरी मदद की। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। प्रमोद जी ने रमेश को उठाया और कहा, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से बदला नहीं लेते, वह तो बस अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे बेटे हो और अरुण और अनीता मेरे पोते पोती है। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। रमेश और जोर से रोने लगा। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था। उसने कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। प्रमोद जी ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, अब तुम बस अपने बच्चों का ख्याल रखो और एक अच्छे इंसान बनो। तभी प्रीति भी वहाँ आई। उसने प्रमोद जी को देखा और उनके पैर छू लिए। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैं बहुत स्वार्थी थी, लेकिन आज आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। प्रमोद जी ने प्रीति को भी माफ कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना भी जरूरी है। तुम अच्छी बहू बनो और अपने परिवार का ख्याल रखो। और उनका इलाज चल रहा था। 3 दिन में उसकी हालत काफी बेहतर हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब वह खतरे से बाहर है और जल्द ही घर आ सकता है। रमेश और प्रीति को बहुत राहत मिली। इन 3 दिनों में प्रमोद जी रोज अस्पताल आते और अरुण को देखते। अरुण को अपनी दादाजी को देखकर बहुत खुशी होती थी। वह उनसे कहानियां सुनता और उनके साथ बातें करता। अनीता भी अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी। वह रोज उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आती। एक दिन अरुण ने प्रमोद जी से पूछा, दादाजी, आप हमारे साथ घर क्यों नहीं रहते? प्रमोद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दादाजी को बाहर रहना अच्छा लगता है। अरुण ने कहा, लेकिन दादाजी, मुझे अपने साथ रहना अच्छा लगता है, आप हमारे घर चलिए ना। प्रमोद जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने अरुण के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है बेटा, मैं सोचूंगा। रमेश ने यह सब सुना। उसने प्रमोद जी से कहा, बाबूजी, अरुण सही कह रहा है,
आप हमारे साथ घर चलिए, मैं वादा करता हूँ अब कभी कोई गलती नहीं होगी। प्रीति ने भी कहा, हाँ बाबूजी, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्रमोद जी ने कुछ देर सोचा। उन्हें लगा कि शायद अब उनके बेटे और बहू सच में बदल गए हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। रमेश ने कहा, बाबूजी, आप जो भी शर्त रखेंगे मैं मानूंगा। प्रमोद जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बिजनेस में ईमानदारी से काम करो, गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश मत करो और हमेशा अपने परिवार को वक्त दो। पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्ते उससे भी ज्यादा जरूरी है। रमेश ने कहा कि बाबूजी, मैं आपकी हर बात मानूंगा। 4 दिन बाद अरुण को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सब लोग घर आ गए। प्रमोद जी भी उसके साथ थे। घर पहुंचकर प्रमोद जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें अपना वापस कमरा मिल गया। पर प्रीति ने प्रमोद जी के लिए खाना बनाया। उसने उनकी पसंद का खाना बनाया और बड़े प्यार से परोसा। प्रमोद जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने प्रीति को आशीर्वाद दिया। उस रात रमेश ने अपने बाबूजी से बात की। उसने कहा, बाबूजी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियों को की है। मैंने पैसों के पीछे भागते भागते अपने रिश्तों को भुला दिया। मैंने आपकी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। अब मैं एक छोटा अच्छा बेटा, अच्छा पति और अच्छा बाप बनूंगा। प्रमोद जी ने कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन याद रखना, जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है। असली खुशी रिश्तों में है, प्यार में है और एक दूसरे का साथ देने में है। रमेश ने कहा, जी बाबूजी, अब मैं यह बात समझ गया हूँ। अगले कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। रमेश ने अपने बिजनेस में ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसने गलत तरीके से पैसे कमाना बंद कर दिया। शुरुआत में उसे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस सही रास्ते पर आने लगा। प्रीति भी बदल गई थी। वह अब प्रमोद जी की पूरी सेवा करते थे। उनके लिए खाना बनाते, उनकी दवाइयाँ वक्त पर देते और उनसे बात करते। प्रमोद जी को बहुत अच्छा लग रहा था। अरुण और अनीता भी अपने दादाजी के साथ बहुत खुश थे। वह रोज उनसे कहानियाँ सुनते, उनके साथ खेलते और उनसे बहुत कुछ सीखते। एक दिन प्रमोद जी ने रमेश से कहा, बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। रमेश ने कहा, हाँ बाबूजी, बोलिए। प्रमोद जी ने कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो। उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि संस्कार भी सिखाओ। उन्हें बड़ों का आदर करना सिखाओ, गरीबों की मदद करना सिखाओ और ईमानदारी से जीना सिखाओ। यह सब चीजें पैसों से ज्यादा जरूरी है। रमेश ने कहा, जी बाबूजी, मैं जरूर ऐसा करूँगा। प्रमोद जी ने कहा, और एक बात बेटा, तुम्हारी माँ की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवा दो। वह बहुत धार्मिक थी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जी बाबूजी, मैं जरूर ऐसा करूँगा। कुछ महीने बाद रमेश ने अपनी माँ की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उस मंदिर में उसने अपनी माँ की तस्वीर लगाई और रोज वहाँ जाकर पूजा करने लगा। प्रमोद जी को बहुत अच्छा लगा। 1 साल गुजर गया। रमेश का बिजनेस अब अच्छा चल रहा था। उसने अपने सारे कर्जे चुका दिए थे और अब उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर थी। लेकिन इस बार उसने पैसों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह अपने परिवार को वक्त देता था और सबका ख्याल रखता था। प्रमोद जी की सेहत भी अब बेहतर थी। उनकी शुगर कंट्रोल में थी और घुटनों का दर्द भी कम हो गया था। वह रोज सुबह पार्क में टहलने जाते और शाम को अपने पोते पोतियों के साथ वक्त बिताते। एक दिन प्रमोद जी ने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और कहा, मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। सब लोग चुपचाप सुनने लगे। प्रमोद जी ने कहा, बच्चों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे पैसों के पीछे भागते हुए बर्बाद मत करो। रिश्तों की कदर करो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। वह तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। उनके बुढ़ापे में उन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत होती है, पैसों के लिए नहीं। सब लोग चुपचाप सुन रहे थे। रमेश की आंखों में आंसू थे। प्रमोद जी ने आगे कहा, और याद रखना, जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे वही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। अगर तुम उन्हें प्यार और सम्मान दोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें वही देंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें छोड़ देंगे। रमेश ने कहा, बाबूजी, मैं आपकी हर बात को अपने दिल में बसा लूंगा और मैं वादा करता हूँ कि अब कभी कोई गलती नहीं होगी। प्रमोद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही सुनना चाहता था मैं। कुछ साल और गुजरे। रमेश का परिवार बहुत खुश था। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे थे और सबसे जरूरी बात, उसके बाबूजी उसके साथ थे। प्रमोद जी अब बूढ़े हो गए थे।
उसकी उम्र 75 साल के पार हो गई थी, लेकिन वह अभी भी खुश थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिल गया था और उस यही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन प्रमोद जी ने रमेश से कहा, बेटा अब मेरा वक्त आ गया है, मैं जा रहा हूँ। रमेश घबरा गया। उसने कहा, बाबूजी ऐसा मत कहिए, आप बहुत दिन तक हमारे साथ रहेंगे। प्रमोद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल तुम्हारे साथ बिताए। मुझे कोई शिकायत नहीं है। कुछ दिन बाद प्रमोद जी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। रमेश और प्रीति ने उनकी पूरी सेवा की। अरुण और अनीता भी अपने दादाजी के पास रहते थे। एक रात प्रमोद जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। रमेश और पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन प्रमोद जी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह खुशी से खुश थे। उन्होंने अपने बेटे को सही रास्ता दिखा दिया था। रमेश ने अपने बाबूजी की अंतिम यात्रा बहुत सम्मान के साथ की। उसने उनकी सारी इच्छाएं पूरी की और उसने वादा किया कि वह अपने बाबूजी की सीख को हमेशा याद रखेगा। आज भी रमेश अपने बच्चों को अपने बाबूजी की कहानियां सुनाता है। वह उन्हें बताता है कि कैसे उनके दादाजी ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया, और वह अपने बच्चों को भी यही सिखाता है कि रिश्तों की कदर करो, अपने बड़ों का सम्मान करो और हमेशा ईमानदारी से जियो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्ते उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसने अपने माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए लगा दी। उनके बुढ़ापे में उन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है। हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और उन्हें प्यार और सम्मान देना चाहिए। याद रखिए, जो आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। इसलिए आज से ही अपने माँ बाप का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। उन्हें वक्त दीजिए, उनसे बातें कीजिए और उन्हें महसूस कराइए कि वह आपके लिए कितनी जरूरी है। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप भी चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।